सबसे बड़ा नाइटमेयर, जिसे बोलते हैं बुरा सपना, वो सच होता दिख रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी सऊदी अरेबिया को, कतर को, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, इन सब को कि अगर इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स नहीं साइन किए तो हम आगे ईरान डील नहीं करेंगे। और अगर ईरान डील नहीं हुई तो इन सारे कंट्रीज को भारी नुकसान है। भारी नुकसान मतलब इन सारे कंट्रीज की सिचुएशन वो है कि तेल निकल नहीं पा रहा, पैसा आ नहीं रहा, इकोनॉमी कैसे चलाए। सऊदी अरब अपना नियोम सिटी को भी फाइनेंस कर नहीं पा रहा। सबसे बड़ी डील जो उनकी 170 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन थी वो अभी 20% ही बनी थी, और उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। बाकी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए गए। सऊदी अरब दिक्कत में है, सऊदी अरब के साथ साथ पाकिस्तान की दिक्कत में, क्योंकि अगर ये डील थ्रू होती है तभी तो पाकिस्तान के पास पैसा आएगा। तुर्की हालांकि जैसे बोल सकते हैं कि 51वीं स्टेट है अमेरिका की, जो अमेरिका बोलता है वही करता है। मदुरो वाले केस में बिल्कुल क्लियर सामने आया, लेकिन धमकी तुर्की के लिए भी है, भले ही दिखाने के लिए, लेकिन धमकी है। एक चीज और कि अगर अब्राहम अकॉर्ड्स इन्होंने नहीं एक्सेप्ट किए तो गल्फ के जितने भी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हालांकि गल्फ में नहीं है लेकिन पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, तुर्की भी शामिल है, इन सबको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो अब्राहम अकॉर्ड्स एक्सेप्ट कर लें। दिक्कत यह है कि आप 100 साल से बताते आए कि ये यहूद जो है हमारा दुश्मन है। आज यहूद के साथ गले मिलकर कैसे बैठ जाएं? कई एस्टैब्लिश्ड नेता और पाकिस्तानी आर्मी सबका वजूद खतरे में आ जाए। बड़े बड़े मौलाना रिपोर्ट करते, पाकिस्तान की सड़कों में वही होगा जो इमरान खान ने करता है, क्योंकि ये यहूद तो हमारे साथ कभी रह नहीं सकते। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मलिक सर, जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। संजीव सर, पाकिस्तान दुविधा में कि हम उस यहूद और हनूद जिसको दुश्मन मानते थे उन्हीं पे अब आ गई है, मतलब जिसे बोलते हैं फोकस इन हो गया है। यहूद को अब हमें मानना पड़ेगा भाई, और भाई मतलब उसके साथ हमें अब्राहम अकॉर्ड्स करने पड़ेंगे। उनकी एम्बेसी हमारे पास खोलेंगे, उनके पास खोलेंगे। हम तो ये बोलते थे यहूद जहां मिले उसे गोली मार दो, हनूद जहां मिले गोली मार दो। हनूद से भी दोस्ती करनी पड़ेगी, प्रेशर तो है। 4 टॉक्स तो कर ली इन्होंने। मुनीर साहब ने जो बोल रहे थे कि हमारी एस्पिरेशंस अलग हैं और हम इनसे अलग हैं, हम इनके जैसे नहीं हो सकते, पीछे पीछे बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी पब्लिक को नहीं बता रहे। कैसे चलेगा सर? रोहित जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और थैंक यू आपका, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखिए, जितनी बातें चल रही है आज का, अगर हम सीन देखें इसको हम 3 भाग में तोड़ लेते हैं। पहला भाग हम जीसीसी कंट्री को अलग रखते हैं, अमेरिका को अलग रखते हैं, पाकिस्तान को अलग रखते हैं, और अब हम करते हैं बात अपने पड़ोसी पाकिस्तान से। पाकिस्तान को ये गलतफहमी थी कि अमेरिका का वो ब्लू आइड बॉय बन गया है। क्या था कि पिछले जब से जनवरी में सेकंड इनिंग्स खेलने ट्रंप साहब आए थे और जनवरी के बाद से मार्च तक तो तकरीबन ठीक ठाक पटरी पे चल रही थी गाड़ी। जैसे ही ऑफ सिंदूर होता है, ऑफ सिंदूर के बाद ट्रंप साहब ने अपना पैतरा बदल लिया और उनको लगा कि भारत क्योंकि इतना विरोध कर रहा है, उनको क्रेडिट तक नहीं लेने दे रहा है। तो ट्रंप साहब बहुत ही शार्प हैं, ऐसा नहीं है, वो बोलते कुछ है, सुबह शाम कुछ बोलते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो जो बोलते हैं ना, वो पूरी दुनिया को उसमें उलझा देते हैं और पूरी दुनिया की मीडिया उस पर बात करने लगती है, उससे इन्फ्लुएंस निकालने लगती है। तो जब ट्रंप साहब को ये लगा कि भारत उसकी टर्म्स पे नहीं खेलने वाला है, तो उन्होंने पाकिस्तान को पकड़ा। पाकिस्तान उनका पुराना प्यादा है, तो पाकिस्तान को पकड़ने का मतलब है कि आराम से पाकिस्तान को तो खरीदना होता है। पैसे फेंकिए, पाकिस्तान को लालच दीजिए, पाकिस्तान आज का आपके पास आ जाना ही आ जाना है। वही हुआ। सबसे पहले आईएमएफ के जरिए, आईएमएफ पे चूंकि अमेरिका का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है, फंडिंग में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनको एफएटीएफ से बाहर निकालवा लिया, उनको फिर लोन दे दिया। उससे पहले कुछ फाइनेंशियल एड अमेरिका ने खुद दी। इन सबसे पाकिस्तान को लगा कि मेरे पर तो आका मेहरबान हो गए, और जब पाकिस्तान आका मेहरबान हो गए, इसी दौरान 2-3 घटनाएं सुनो अब पाकिस्तान में क्या क्या हुई। एक घटना यह हुई कि उन्होंने 27वां जो संशोधन किया वो किसी और के लिए नहीं था, वो मुनीर साहब के लिए था।
मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बनाया और उनको ये एक तरह से इनडायरेक्टली एश्योर किया कि आपको हम पाकिस्तान का हेड ऑफ द स्टेट इन सम फॉर्म, नाम चाहे जो भी दे दे, जैसे मुशर्रफ आपने कुछ समय के लिए अपने आप को सीईओ बना लिया था, बाद में प्रेसिडेंट बने। तो एक तरह से इनको एश्योर किया मुनीर साहब को कि आप हमारी लाइन टो करते रहिए, हमको मदद करते रहिए और हम आपको पाकिस्तान का सबसे मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी बनाकर छोड़ेंगे। मुनीर साहब उसमें आ गए, कभी जाकर प्लेट में वहां पर रेयर अर्थ मटेरियल लेके पहुंच जाते थे और कभी उनको वहां पर लंच डिनर के लिए बुला लिया जाता था। और इसी के साथ साथ उन्होंने ईओफोरिया ऐसा क्रिएट किया कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को, शहबाज साहब तो एक तरह से नाम के थे, यानी मुनीर साहब को उन्होंने बलून भर के ऊपर खूब बैठा दिया और बता दिया यू आर ए सच ए बिग पर्सनैलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी आशियान में भी उनकी तारीफ करने से नहीं माने, जबकि वहां पे आशियान में कोई मतलब नहीं होता था। खैर, ये तो मेरा भूमिका बताई। अब भूमिका के बाद हम पाकिस्तान को लगा कि तुम तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हो। अमेरिका ने इस युद्ध, ये ऑपरेशन के दौरान भी उसको मोहरा फिर बना लिया। वो कैसे बना लिया कि उनको जिम्मेदारी दे दी कि आप इतने इंपॉर्टेंट हो, इंटरलोक्यूटर बन जाइए, आप ईरान को समझा लीजिए, सऊदी से भी बात कीजिए और हमको आके सारी खबरें देती रहिए। यही कारण था कि ईरान सिर्फ एक चीज से उनके सामने बातचीत करने का, शायद वो मुस्लिम कंट्री का उम्मा एफिलिएशन, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई ग्राउंड थी, क्योंकि ईरान को अच्छी तरह से मालूम है रोहित जी कि डिफेंस पैक्ट करके बैठे हैं सऊदी अरब के साथ, जो ईरान के साथ 36 का आंकड़ा है, उसके साथ अमेरिका का पैट बनकर पाकिस्तान पिछलग्गू बनकर बैठा है और पाकिस्तान से अमेरिका वही कराएगा जो हमेशा से कराता रहा है, अपनी मनमर्जी। इसलिए ईरान ने भी अपने पत्ते पाकिस्तान के सामने कभी नहीं खोले और पाकिस्तान एक हरकारा बनकर रह गया, इधर से उधर से इधर, सिर्फ मैसेज पहुंचाना, ये बात हुई। अभी वो कहते हैं कि, और ये हमको लग रहा था, हम तो जगह जगह जहां भी डिस्कशन होता था अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, हमारा यही था कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया है, टाइमिंग की बात है, अमेरिका इस इन्वेस्ट को डिविडेंड के साथ वसूल करेगा और ये शायद उनमें से एक मौका है जब उसने ये कहा कि आप आके साइन कीजिए और तब बात आगे बढ़ते हैं। अब सबसे ज्यादा, चलो बाकी जीसीसी कंट्री को छोड़ो, पहले पाकिस्तान पे चूंकि बात हो रही है, पाकिस्तान को तो गला सूख गया। कारण यह है कि जिस पूरी दुनिया के अंदर उसने झंडा बांधा हुआ है कि फिलिस्तीनियों के नाम पे तो हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, इजराइल को तो जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे और उनके साथ हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। देखिए, मैं आपको, मेरी मेमोरी में है, आप तो जो कि बड़ी क्लोजली वॉच करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को, आपको भी अच्छी तरह से पता होगा, 2005 में अमेरिका ने बहुत प्रयास किए थे और 2005 के अंदर गाजा इजराइल से खाली करवा लिया था, उनको परसुएट करके। गाजा के अंदर इजराइल की फोर्सेस के 21 सेटलमेंट्स थे, छोटे बड़े मतलब क्रिटिकलिटी को देखते हुए उनकी वहां पे फोर्सेस तैनात थी और इस अश्योर के बाद के फिलिस्तीन के मुद्दे पर बातचीत करेंगे और एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेंगे कि जब इसका सॉल्यूशन की तरफ देखना शुरू करेंगे। तो उसी दौरान यूएन की जनरल सेक्रेटरी में जो मीटिंग थी, वहां पे मुशर्रफ साहब गए। मुशर्रफ साहब ने वहां पर इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे उनसे देखा जाए हाथ तक मिलाया, जबकि उनको देख नहीं सकते थे। और 2 दिन बाद, यानी शायद इफ आई एम राइट 17 सितंबर की बात है ये 2005 की, अमेरिका के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है द अमेरिकन कांग्रेस ऑफ ज्यूज, उसके अंदर उन्होंने खिताब किया, एड्रेस किया और ज्यूज को यह एश्योर किया कि हमारा आपका कोई जन्मजात बैर नहीं है, हम आपके साथ आ सकते हैं, आप भी हमारे साथ आ सकते हो, प्रोवाइडेड फिलिस्तीन का थोड़ा आप उधर ध्यान दीजिए। और चूंकि उस टाइम एरियल शरोन पीएम थे, तो एरियल शरोन ने यह कहा था कि ठीक है, हम इसको एमिकेबली देखेंगे, सभी लोग बैठेंगे, पहले आप हमारे साथ आइए। तो बात यहां तक आगे बढ़ी थी। उसके बाद क्या हुआ कि बात फिर कटाई में चली गई और खैर ये इतने साल बीतने के बाद अब दोबारा से जो अक्टूबर 23 का जो घटना हुई, इस घटना के बाद से इसने आग में घी का काम किया। और चूंकि हर कंट्री इजराइल को पूरा अधिकार है अपने नागरिकों के लिए, अपने देशवासियों के लिए और अपने देश के लिए, मदरलैंड के लिए, उसको हर तरह से सुरक्षा दे। और ये वहां के जो भी उस टाइम के डिस्पेंशन से हेड है यानी प्राइम मिनिस्टर, उनका ये ड्यूटी बनता है कि अपने देश के हर तरीके से लुक आफ्टर करें। इन चीजों को देखते हुए जब ये फ्लेयर अप हुई तो ये चीजें सुलग रही थी, जो कि 2025 में भी इसका 12 दिन में रिजल्ट सामने आया। जून के अंदर 12 दिन का एक ऑपरेशन चला
लेकिन वो ऑपरेशन इसलिए खत्म करना पड़ा कि इनकी मोसाद सीआईए को मालूम था कि जिस चीज के लिए वो एम कर रहे थे कि वो उनको लगा कि ये नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने एब्रप्टली ये कह के कि हमने, चूंकि वो बंकर बस्टिंग जो हैवी उनके ऑर्डिनेंस होते हैं कि उनको डाल के उन्होंने ईरान के यूरेनियम को खत्म कर दिया, ये एक तरह से कवर लेके उन्होंने उसको एक तरह से रेस्पेक्ट के साथ अपने देशवासियों की नजरों में रेस्पेक्ट के लिए उसको खत्म कर दिया, जबकि ऐसा कुछ लगता नहीं है आज की डेट में। तो वहां से जब ये चलती है तो चलती चलती बात आ गई है यहां तक, जबकि ईरान आज बहुत टाइट फील कर रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पर। यही बात अगर मैं कहूं, ईरान के अपोजिट, जो समुद्र के अपोजिट है, जीसीसी कंट्री भी फील कर रहे हैं। जीसीसी कंट्री कह रहे हैं रोहित जी कि अमेरिका को बोल रहे हैं कि श्रीमान आपने जो किया, हमको तो ईरान ने बम्बार्डमेंट करके हमारे नॉट ओनली शिपिंग लाइन तोड़ी, नॉट ओनली नेटवर्किंग तोड़ा पाइपिंग का, हमारे तो प्रोडक्शन फैसिलिटी को बहुत नुकसान कर दिया। और चूंकि इन कंट्रीज का मेन जो जीडीपी है या अर्निंग है उनकी क्या है, एनर्जी रिसोर्सेस, चाहे वो तेल हो, गैस हो, इन सब चीजों की। तो इस तरह से वो अमेरिका को एक तरह से देखा जाए प्रेशराइज कर ही रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जो एक अच्छा मास्टर स्ट्रोक अकेला कहा जाएगा अमेरिका का, वो ये था कि जब हॉर्मुज पे बात नहीं बनी तो इन्होंने बाहर नीचे, ओमान के नीचे, अरब सागर के बिल्कुल मुहाने के ऊपर इन्होंने ब्लॉकेट डाल दिया। अभी हुआ क्या, शुरू में लगा कि चाइना शायद पोजिशनिंग कर रहा है, लेकिन वो एक दो दिन की बात थी, चाइना जी पीछे हट गया, क्योंकि चाइना एक बुद्धिमान नेशन है इस कम से कम इकोनॉमिक फ्रंट पर। वो डायरेक्ट नहीं मिलिट्री में उलझेगा, पीछे से सब कुछ साथ देगा, सपोर्ट करेगा, टेक्नोलॉजी देगा, सब कुछ देगा, लेकिन बोलेगा ईरान को कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो, मैं हूं पीछे, मैं मिलिट्री एक्टिवली आपके साथ नहीं आ सकता। इन सब चीजों को देखते हुए जब आवाजाही शिपिंग की बंद हो गई तो क्या हुआ, एक तरह से उनकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है ईरान की सैचुरेट होनी शुरू हो गई। हम सब जानते हैं कि अगर कोई फंक्शनिंग ऑयल वेल है, इट हैज टू फंक्शन कंटिन्यूअसली, क्योंकि उसमें प्रेशर कैसा है, एक्वीफर्स में जो ऑयल प्रेशर होता है, गैस प्रेशर होता है, वो उन सबका रोल होता है पूरी नेटवर्किंग को मेंटेन करने में प्रोडक्शन के अंदर। ये सब चीजें सैचुरेट हो गया क्योंकि अमेरिका ने जाने नहीं दिया। तो नुकसान जो जीसीसी कंट्री को हो रहा वो ईरान को भी होना शुरू कर दिया। तो ईरान को ये सब देख के कि क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिकली एनसर्किल किया कि इसको स्क्वीज करना है, और ये अमेरिका की चाल काम कर गई और ईरान को इसका बहुत तेजी से असर हुआ। इन सब चीजों को देख के अब जब अमेरिका को लग रहा है कि ईरान की लैंग्वेज सॉफ्ट हो गई है, ईरान बातचीत के लिए, शायद हमको नहीं पता चलता ओपन फॉर्म में, पर्दे के पीछे जो चल रही है उनको ज्यादा मालूम है ये अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंसी क्या है। तो अमेरिका को ये लग रहा है कि इससे मैं जितना माइलेज ले लूं और इजराइल का मुद्दा हमेशा के लिए मैं खत्म कर लूं, ये सोचते हुए उन्होंने फिर ये पासा फेंका कि आप सब लोग अब्राहम अकॉर्ड को साइन कीजिए। तो इससे क्या होगा कि इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लड़ाई चलती रही है बीच बीच में, वो कम से कम शायद उसका सॉल्यूशन मिले। तो ये है उसके पीछे लॉजिक पूरा। लेकिन पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान के लिए अभी तक मुसीबत हो गई। अब वो साइन करे तो मरा, ना करे तो मरा। नहीं करेगा तो अमेरिका उसकी जो है स्क्रू टाइट करना शुरू करेगा और अगले आने वाले सालों में फिर वहीं पहुंच जाएगा बैड बुक्स में जहां वह पे था पिछले 20 सालों के अंदर। और करता है तो फिर पाकिस्तान का जो किस्मत है वो लद्दाख और लश्कर के हाथ में आ जाती है, क्योंकि वो तो कह ही रहे हैं कि हम तो जो साइन करेगा और इजराइल का साथ देगा, हम तो उसकी गर्दन तक उड़ा देंगे, उसको हलाक कर डालेंगे। तो ये सीन पाकिस्तान के साथ है। जी रोज जी। राइट। इसमें विक्ट्री किसके हाथ है, लद्दाख के हाथ या ट्रंप के हाथ? मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ फुटनोट्स या कंडीशंस लगा के पाकिस्तान से थोड़ा टाइम के साथ, क्योंकि जो जब हीट पे होती है उस टाइम उसको थोड़ा सा ढील दी जाती है। मुझे लगता है अमेरिका इसमें थोड़ी ढील देगा, लेकिन एक न एक दिन वो साइन इसको जरूर करा लेगा पाकिस्तान से, ऐसा मेरा मानना है। सर पाकिस्तानी लद्दाख वगैरह, और लद्दाख तो खैर मोरोवर उसके वो रिजवी को मार दिया गया है और लद्दाख वीक पड़ती दिख रही है, लेकिन एक लद्दाख के जाने से बाकी लद्दाख बैठी हैं, वो अपने काम कर रहे हैं, सीधी सी बात। और एक चीज के हमने ये देखा कि पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ तासीर, सलमान तासीर ने एक स्टेटमेंट दिया था, उनके बॉडीगार्ड ने उनको बोली ये बात, उनका हश्र सबको पता है।
और बॉडीगार्ड जो था मुमताज, जिसने गोली मारी थी, उसको फांसी लगाई गई। आज उसका एक मकबरा है और उसकी मजार है, और उस मजार पे हजारों लोग जाते हैं। और सलमान तासीर की कब्र पे कोई नहीं, सच बात है। और ये बात शाहबाज शरीफ को भी पता है, आसिम मुनीर को भी पता है। आसिम मुनीर की सिक्योरिटी में वो बुलेट प्रूफ पहन के चलते हैं, अपने कोर कमांडर से बात करते हैं, तो शीशे के जब बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठे होते हैं, फिर भी बॉडीगार्ड से कौन बचा सकता है? वैसे बहुत बढ़िया कंट्री है ना सर, आर्मी चीफ खुद बुलेट प्रूफ के पीछे बैठा है और क्या बोलते बुलेट प्रूफ लेके बैठा है और बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठा। ऐसा कोई और आर्मी चीफ देखा सर आपने आज तक? आप तो खुद आर्मी में इतनी लंबी सर्विस कर चुके हैं। रोहित जी, पाकिस्तान इज फैंटास्टिक कंट्री। हर बात में झूठ बोलना, स्टेट ऑफ डिनायल, अपना रेट लगवाने वाला कंट्री है ये नहीं, आज नहीं, 47 के बाद से देख लीजिए, जहां जहां से पाकिस्तान को पैसा फेंका गया। मुझे कहना नहीं चाहिए वो शब्द कि जो कहते हैं ना कि 2 टुकड़े फेंके उधर ही आ जाना है उसको, खैर वो शब्द मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा कहना का ये है कि पाकिस्तान का क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज का इन्होंने चूरण खिलाया है अपनी आवाम को, मौलवी के थ्रू, और वो है कि धर्मांधता, कट्टरवादता, इस्लामीकरण, और यही इनको जोड़ती है। पूरे कहते हैं हम उम्मा है। आप एक बात बताइए, अगर ये उम्मा की स्पिरिट इतनी मजबूत होती तो ईरान और जीसीसी कंट्री बैठ के आपस में सुलझा ना लेते? क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, एक दूसरे की इकोनॉमी को जीरो करने पर लगे हुए हैं? तो ये एक देखा जाए क्या बोलेंगे, इसको चूरण के अलावा क्या बोलेंगे? आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर चल रहे हो। लेकिन होता क्या है कि जब आप जनता को इतना इस लेवल तक दूर कर देते हो रियलिटी से, कि वहां का पाकिस्तान का एक साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मुझे नहीं मालूम आपको ये मालूम है कहानी, लेकिन मैंने पढ़ी है, आई वाज सरप्राइज्ड। एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट ये कहता है कि पाकिस्तान की बिजली की समस्याओं का निदान मेरे पास है। जब पूछा कि बताइए, तो साइंटिस्ट साहब रिटायर होने के बाद कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए बिजली का प्रोडक्शन है वो जिन्न से कर सकते हैं। अब आपको ये, अब मैं नाम भी बताऊंगा उसका कौन है। ये थे श्रीमान वहां के फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट मिस्टर सुल्तान, यानी आज के डीजीआईएसपी मिस्टर चौधरी के पिताजी। तो एक बार बताइए, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिसने कम से कम 40 साल अपने साइंस को दिए, साइंस स्ट्रीम को दिए है, लॉजिक पे चलने को दिया है, एल्गोरिथम पे दिए हैं, और वो जिस दिन रिटायर हो जाता है तो वो इस धारा में आ जाता है, इस लेवल पे आ जाता है। तो आप इस सोसाइटी का क्या करोगे? और ये सोसाइटी जब धर्मांध हो जाती है, देखिए कुछ भी हो, हेड काउंट्स, हेड मैटर्स। भीड़ जहां चलती है, तो आप पाकिस्तान के अंदर जो, चलो कि वहां पे तो डेमोक्रेसी तो एक मुखौटा है, जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो भी चलता है, उन्होंने जो एक फार्स किया है बार बार इलेक्शन कराने का, जनता हेड करते हैं, जितने ज्यादा हेड, और वो हेड्स किधर है? वो हेड्स है पूरी की पूरी एक ऐसी जमात जो मौलवियों ने पैदा करी, मौलवियों ने तैयार करी कि अपने पेट पे बम बांधिए और उड़ा दीजिए। कहने का मतलब है कि जब डीटीएस 72 में अक्सर बोलता हूं उसको, डायरेक्ट टू हूर 72, ये टिकट उन्होंने पहले ही गारंटी कर दिया उनको। तो डीटीएस 72 लेके वो आगे चलते कि हमें जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि ये जिंदगी है ही नहीं हमारे लिए, हमारे लिए तो डीटीएस 72 टिकट के बाद जब जाएंगे वो जिंदगी असली है। तो जब यहां तक ब्रेन वॉशिंग है, तो ऐसी जनता से आप क्या उम्मीद करोगे? और ऐसी जनता ही वहां के हुक्मरानों को तय करती है। हाँ, आर्मी की बात अलग है। आर्मी चाहे, देखिए सऊदी अरब के अंदर भी बहुत सारे सुधार आए हैं, उन्होंने भी सोसाइटी को दिया है। यूएई को देखिए, यूएई क्यों दुश्मन बना? क्योंकि एक तो चलो इजराइल का एंगल है, दूसरा यूएई उभरती हुई ऐसा सेंटर बन रहा है, सेंटर ऑफ पावर यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पूरी वर्ल्ड के लोग अपने कारोबार को सेफ देख रहे थे। तो उन्होंने वहां पर जो बमबारी की, यानी ड्रोन और मिसाइल अटैक किए ईरान ने, उसको अनसेफ किया, ताकि ये यहां पर जो इनकी जो उभरती हुई इकोनॉमी है इसको डेंट पहुंचे, डेंट लगे, विश्वास को डेंट लगे। तो फिर मैं वापस आ जाता हूं पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान की आर्मी चाहे तो वहां तो आर्मी सब कुछ है, वहां सब कुछ आर्मी है। वहां पे पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है सिर्फ मुखौटा है। और डे वन से, भुट्टो की जब से फांसी हुई है उसके बाद से सारी घटनाएं देख लीजिए,
आर्मी जो चाहती है वो करती है, और अगर ये इसको प्रेसिडेंट बना देंगे या इसको मोस्ट पावरफुल आर्मी बना देंगे तो जाहिर सी बात है वो उस दिशा में कुछ न कुछ करेंगे, अपने चुरा देंगे अपने देशवासी को, मैंने ऐसे नहीं किया वैसे किया, तो कुछ न कुछ ऐसा रास्ता डिवाइस करेंगे। पर मुझे लगता है कि या तो इमरान के रास्ते पे मुनीर जाएंगे या फिर उनको कहीं ना कहीं साइन करना पड़ेगा। जी राइट, कहीं ना कहीं साइन करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और, वो ये अगर आप देखें तो पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से फंसा हुआ है। कहाँ एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ चाइना है, दोनों पोल्स मिलते नहीं, इन दोनों को साथ लाने की कोशिश फेल होती दिखती है हर बार, और साथ में एक ये इब्राहिमिक एकॉर्ड्स का संकट सामने। तो ये इब्राहिमिक एकॉर्ड्स का मतलब आप इजराइल से अच्छे रिश्ते कर रहे हैं, इजराइल से अच्छे रिश्ते का मतलब आप चाइना से अगेंस्ट जाएंगे। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट होगा जो कि शायद पाकिस्तान की डिप्लोमेसी हमेशा के लिए चेंज कर दे, लेकिन साइन तो करने पड़ेंगे, मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि वो मना कर दे, मना करने की पोजीशन में पाकिस्तान नहीं, सीधी सीधी बात। तो ये जो इब्राहिमिक एकॉर्ड्स है, अगर साइन कर दिए तो क्या इजरायलीज पाकिस्तान में आके अपने ऑफिस खोलेंगे, मोसाद का भी खोलेगा? रोहित जी, पाकिस्तान हमेशा अंडर स्कैनर रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर साइन कर दिए, वहां का जो शासन प्रशासन, ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साइन करेगा, इट डज नॉट मीन कि ये रेटिफिकेशन अवाम से आ गया। अवाम के अंदर, जैसा कि मैंने पिछले सवाल में बताया, अवाम के अंदर एक जहर भरा पड़ा है, वो फटने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा के लिए। और मैं ये भी बता दूं, ये इजराइल के खिलाफ बात करते करते फिलिस्तीनियों के प्रति जो उनके मन में अपना मोह दिखाते हैं, ये कोई नहीं चाहता कि फिलिस्तीन का मुद्दा सुधरे। देखिए, फिलिस्तीन के लोग जब नीचे जॉर्डन की तरफ भागते हैं या मिस्र की तरफ भागते हैं, सब उनको मार मार के भगाते हैं, हालांकि उनके पॉकेट्स हैं अभी भी वहां पे। लेकिन कहने का मतलब है कि ये सिर्फ एक मैं कहता हूं सिर्फ कहने की बातें ज्यादा है, ये कॉस्मेटिक बातें ज्यादा है, और इसके बहाने इन्होंने इस यंत्र को, इस टूल को जिंदा रखा हुआ है। ये नहीं चाहते रियली कि इसका सच में समाधान हो, और अगर ये चाहते तो इजराइल के साथ बैठ के हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इजराइल ऐसा इररेस्पॉन्सिबल कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि वो उनकी कंसर्न को एड्रेस ना करे, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि ये जिंदा रखे, और एक तरह से उनके जो एजेंडे हैं ना इस्लामिक वर्ल्ड के, वो आगे रहे। इस्लामिक वर्ल्ड के अलंबरदार 4, पहले तुर्की अपना लिनिएज खींचता खलीफा से, दूसरा सऊदी अरब कि इस्लामिक कंट्री मैं हूं, यहां से शुरू हुआ था सब कुछ, तीसरा अलमदार नया जो सबसे नया है पाकिस्तान कि मेरे पास तो इस्लामिक एटॉमिक बम है, दे डोंट कॉल इट एटॉमिक डिवाइस, दे कॉल इट इस्लामिक बम, और चौथा ईरान, वो कहता है कि मैं सबसे बड़ी पावरफुल यहाँ पे इकोनॉमी हूं, इसलिए मेरे को ये अधिकार जाना चाहिए। तो ये खींचतान इनकी हमेशा चलती रहेगी, ये साइन भी कर दें, इनके बीच में जो आपस का झगड़ा है, जो आपस के इंटरेस्ट का जो कन्फ्रंटेशन है, मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी सेटल होने वाला है। जी रोहित जी, राइट, इतनी जल्दी सेटल होने वाला नहीं लगता सच में। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार। श्योर, थैंक यू, गुड नाइट।